नौजवानों ने, जहाँ पे हमारा फक्र होना चाहिए कि मुस्लिम यंगस्टर्स, चाहे वो महिला हो या स्टूडेंट्स हो या जामिया के स्टूडेंट्स हो, उन्होंने लीडरशिप लेके अपने अस्तित्व और अपने संवैधानिक अधिकार के लिए उन्होंने कदम उठा के प्रोटेस्ट किए हैं। आप गलत इस्तेमाल करके आप पुलिस राज टाइप का आप दिल्ली में चला रहे हैं। वो झेल नहीं पा रही थी क्योंकि वो शांतिपूर्वक थे, अमन पसंद थे और वो अपने हाथ में तिरंगा और संविधान लेकर अपने हक को मांग रहे। We are looking towards the judiciary to take appropriate steps and act. And हम उम्मीद में है कि जुडिशरी थोड़ी जाग उठे और इस तरह के जो रॉन्ग डूइंग्स है उसको करेक्ट करे। जी, आप सबको सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि इतने अहम विषय पे आप लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की। कुछ मुद्दे हम रखेंगे, रेपिटेशन हम नहीं करेंगे, जो बात कही गई है उसको मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगी। सिर्फ ये कहना चाहूंगी, बहुत ही फॉर्चुनेट यहाँ पे हमारे मीडिया के दोस्त हैं, मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको मैं कहना चाहूंगी कि भारत देश जो है, हिंदुस्तान जो है, वो संविधान पे आज भी टिका हुआ है। बाबा साहेब अम्बेडकर, मौलाना आजाद, नेहरू का ये पूरे संघर्षों का दिया हुआ संविधान टिका हुआ है। और जिस तरह भारत की आज की सरकार, क्योंकि ये दिल्ली पुलिस डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है, जिस तरह कोविड महामारी के पैंडेमिक को गैर इस्तेमाल करके पुलिस राज जो दिल्ली में चला रही है वो गैर संवैधानिक है, ये हम समझ लें। आज परिवार के लोग, खानदान के लोग, कोई भी नागरिक प्रोटेस्ट नहीं कर सकते पुलिस स्टेशन के बाहर, और इसी का गलत फायदा उठा करके हिंदू अखबार ने यह कहा है कि 1300 इस तरह की गिरफ्तारियां हो रहे हैं। सेक्शन 41 ऑफ द सीआरपीसी डिमांड्स कि ये सब लिस्ट पुलिस स्टेशन में लगाई जाए कि आपने किसको गिरफ्तार किया, क्यों गिरफ्तार किया। ये भी ट्रांसपेरेंसी दिल्ली पुलिस फॉलो नहीं कर रही है, जो प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी है। साथ साथ फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर, जो बहुत ही एक कॉन्टेस्टेड, हम ह्यूमन राइट्स वर्कर्स हैं, ह्यूमन राइट्स फील्ड में फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर का 1 या 2% ही एक्यूरेसी है, उसका गैर इस्तेमाल करके पुलिस ये गिरफ्तारियां कर रही है। और एक बात साफ है, क्योंकि क्रोनोलॉजी के बाद हमारे गृह मंत्री बार बार कह चुके हैं, नवंबर दिसंबर के लगातार लोकशाही तरीके से अमन पसंद जो प्रोटेस्ट हुए हैं, दिल्ली इसका एक प्रतीक रहा है। शाहीन बाग हो, खुरेजी हो, 14-15 लोकेशन से ऑल ओवर दिल्ली, जहां पे नौजवानों ने, जहां पे हमारा फक्र होना चाहिए कि मुस्लिम यंगस्टर्स, चाहे वो महिला हो या स्टूडेंट्स हो या जामिया के स्टूडेंट्स हो, उन्होंने लीडरशिप लेके अपने अस्तित्व और अपने संवैधानिक अधिकार के लिए उन्होंने कदम उठा के प्रोटेस्ट किए हैं। और इन्हीं को दबाने के लिए 55, 60, 65, 70 दिन के जो रवैया है दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय का, वो सरासर एक संदेशा देने वाला रवैया है। वो चाहती है कि मुस्लिम कम्युनिटी में जो भी एजुकेटेड डेमोक्रेटिक रूप से उभरती हुई लीडरशिप है, उसको एक संदेशा दिया जाए कि आपको बराबरी का आवाज ये देश में नहीं है, आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। और मैं कहती हूँ ये शर्मनाक है और हम सबको इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। कोविड महामारी के पैंडेमिक का ये गैर इस्तेमाल है। वी आर नॉट एर्डोगन्स टर्की, वी आर नॉट हंगरी, वी आर नॉट अ डिक्टेटरशिप। यहाँ पे संविधान लागू है और आप इमरजेंसीज के गलत पावर इस्तेमाल करके, आप पुलिस राज टाइप का आप दिल्ली में चला रहे हैं, विच इज अनएक्सेप्टेबल। पता नहीं ये लॉकडाउन कब उठेगा, मगर प्रोटेस्ट जरूर होंगे इसके खिलाफ। मगर हमें ये बात बार बार सवाल पूछना चाहिए कि जब हमारी, सुनाई दे रहा है? जी, बल्क एफआईआर, एक पूरा 59 हो या दूसरा एक एफआईआर, बल्क एफआईआर के मुताबिक आप जब ये मास अरेस्ट कर रहे हैं और बाकी जो 700 एफआईआर हिंसा को लेकर, मैं दंगा भी नहीं कहूंगी क्योंकि शुरुआत में वो दंगा जरूर था, उसके बाद वो एक तरफा हिंसा था नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में। शुरुआत में दोनों तबके शामिल थे, उसके बाद एक तरफा हुआ। दिल्ली माइनॉरिटीज कमीशन का एक रिपोर्ट भी है जो हमें दिखाता है कि किस तरह नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 3-4 स्कूलों पे कब्जे करके हमले हुए हैं, और डॉक्टर जफरुल्लाह इस्लाम खान के खिलाफ भी एक सेडिशन का एफआईआर हुआ है। तो इस तरह
जो भी आवाज उठाए उनके खिलाफ, बिल्कुल जिस तरह कोविड महामारी का गलत फायदा उठा करके पुलिस राज दिल्ली पुलिस चला रही है। लोगों ने कहा कि भीमा कोरेगांव की याद दिलाती है। मैं तो कहती हूँ गुजरात 2002 का मुझे याद आता है, क्योंकि उस वक्त भी बल्क एफआईआर हुए थे। उस वक्त भी नरोडा पाटिया में 2 या 3 बल्क एफआईआर के बेसिस पे बहुत सारे क्राइम्स जो मजलूमों के खिलाफ हुए थे उनको दबाने की कोशिश की थी। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के अंदर वो केसेस रीओपन हुए और उसके बाद प्रोसिक्यूशन और कन्विक्शन हुए। इसीलिए मैं मानती हूँ कि हमें सवाल उठाना चाहिए कि इस वक्त पुलिस ये क्यों कर रही है, जब जानों का खतरा है, जब हेल्थ का खतरा है। और मैं तो कहती हूँ कि चाहे वो इशरत का मामला हो, सरफुरा का मामला खास तौर पे हो बिकॉज शी इज प्रेग्नेंट, बाकी महिलाओं का मामला हो या बाकी नौजवानों का मामला हो, नाम हम कितने लेंगे? नाम तो हम खालिद सैफी के जानते हैं, मगर रियाज का भी नाम है, जिसके 2 भाई, जो बेचारा एक गरीब रहने वाला था नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। इतने कितने नामों के लोग जो 80-85% मुसलमान हैं जिनको गिरफ्तारी की जा रही है, ताकि पूरा नैरेटिव ऑफ द प्रोटेस्ट चेंजेस। आखिरी में मैं ये कहना चाहूंगी कि एंटी सीए, एंटी एनपीआर, एंटी एनआरसी जो प्रोटेस्ट हुए देश भर में, जहां पे दिल्ली से शुरू हुए, दे शॉक दिस डिस्पेंसेशन। ये सरकार उसको झेल नहीं पा रही थी। वो झेल नहीं पा रही थी क्योंकि वो शांतिपूर्वक थे, अमन पसंद थे, और वो अपने हाथ में तिरंगा और संविधान लेकर अपने हक को मांग रहे थे। उन्हीं को दबाने के लिए, उन्हीं को कुचलाने के लिए ये गिरफ्तारियां हो रही हैं। और अफसोस की बात है कि द थर्ड विंग ऑफ द स्टेट, which is meant to balance powers, when there's a police state and when there's a misuse of powers, which is the judiciary, we are looking towards the judiciary to take appropriate steps and act. And हम उम्मीद में है कि जुडिशरी थोड़ी जाग उठे और इस तरह के जो रॉन्ग डूइंग्स है उसको करेक्ट करे। मैं मनोज झा को खास तौर से मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि उनकी पार्टी ने वामपंथी पार्टियों के साथ, 8 वामपंथी पार्टियों के साथ ये दिल्ली अरेस्ट के खिलाफ आवाज उठाई है। मगर बाकी विपक्ष खामोश क्यों है? ये भी हमें बहुत हैरानगी की बात है कि बाकी विपक्ष ये बात के ऊपर क्यों आवाज अपनी नहीं उठा रही है। जैसे प्रवासी कामगार के बारे में, माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में आवाज उठ रहे विपक्ष से, ये मुद्दे में बाकी जो बड़े विपक्ष के पार्टी से वो खामोश क्यों है? ये हमारे लिए बहुत हैरान की बात है और ये मैं सवाल जरूर उठाना चाहूंगी। I just want to give an example, particularly to the younger people who might be listening, when it comes to courts, because some of them are always doing legal activism in the courts, and we will go on doing it. Though I understand what Manoj ji says about courts because he's a people's man, but I think it's important to also tap the lower courts, not only the higher courts, because we don't know when you'll get that space. Try and get a 156(3) FIR registered. It's sometimes a painful process, but it's worth trying because you understand the system. Many younger lawyers in Delhi and Bombay are trying it. There's a very famous, one of my favorite movies is a Costa Gavras movie called Zed. And I keep watching it again and again when I feel depressed politically. And it's important because it was one tiny magistrate sitting there who decided to get the communist leader's death investigated in the wake of a lot of adverse political pressure, So you don't know when that one magistrate or that one judge might get shaken by his or her conscience. So don't only look at the higher courts. We've got 4 rungs of justice. We've got the district court, we've got the sessions court, we've got the high court, we've got the Supreme Court. Let's tap every level of the institutional framework. That's all I want to say. I think we should appeal to the media because I think the individual journalists are trying to do their job. So we should appeal to the media to keep turning the spotlight on these human rights violations and this failure of the police, in this case, the Delhi police, because the media needs to keep the spotlight on these issues and not let the story get buried. ऑर्गेनाइजेशन ढूंढने का क्या है? तुम सब ISI के